जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पुनः शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, जो कि जुलाई 2025 से जून 2026 तक का करंट अफेयर्स है। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य में की है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर यानी कि सफ़ेद गिद्ध को देखे गए हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंदेरी। याद रखना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन दो राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। किसके लिए, तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति योजनाओं को वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है। 5 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीएम अजय पोर्टल। याद रखना है अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहारक्याल लामा को महासमधम्म ज्योतिका ध्वज उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक के नाम को देखते हैं। ऑप्शन सी, जिनमें कि एक दूसरे के सामने सभी ऑप्शन सही है, कि इंडियाज़ ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ एट एम्स्टर्डम के लेखक कौन हैं, तो के अरुमुगल हैं। दूसरा है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज़ के लेखक कौन हैं, तो रस्किन बॉन्ड हैं। नेक्स्ट है कि बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही है कि श्याम श्रीनिवासन हैं। और अंत में है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पी.एन. पणिक्कर, इनके लेखक हैं पी सत्यन। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के सामने का सभी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है कि IRCTC के किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोल्ड चैरियट। प्रश्न है कि किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है। 9 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईस्ट बंगाल FC। याद रखना है, तो फुटबॉल क्लब है ये, पहली बार किस खिताब को जीता है, तो इंडियन सुपर लीग 2025-26। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। बिल्कुल विचार करेंगे। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथन P और कथन Q दोनों सही हैं, लेकिन Q P की सही व्याख्या नहीं करता है। देख लेते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। किसको, तो स्ट्रोक रोग को। दूसरा है कि वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी बेल कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों रोग अलग अलग है। प्रश्न है कि चर्चा में रही ओरेस्रिक क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अगला प्रश्न है कि नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है। ये भी VI क्वेश्चन है, तो याद रखना है 19। प्रश्न है कि पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दें। कूट के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन डी बोला गया है कि सभी अपने आप में सत्य है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर, ओडिशा में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था, याद रखना है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। फिर है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। नेक्स्ट है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों की आय वृद्धि तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। किससे जुड़ा हुआ है, तो भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि मई
2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से किया? 15 का उत्तर है ऑप्शन सी बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वेल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर होगा देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार। नेक्स्ट है कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया? 17 का उत्तर है ऑप्शन ए 12 सांसद। माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन नवजीवन। नेक्स्ट है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 19 का उत्तर है ऑप्शन बी जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा, है ना। तो कहाँ है? तो त्रिपुरा में है जुगल किशोर नगर ग्राम समिति। प्रश्न है कि पुणे स्थित डिफेंस फर्म निवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? 20 का उत्तर है ऑप्शन सी लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम आत्मघाती ड्रोन। प्रश्न है कि भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? 21 का उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख लेह। प्रश्न है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी यूके और डेनमार्क की कंपनियां। प्रश्न है फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? याद रखना है ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के। प्रश्न है कि अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किन 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? 24 का उत्तर है गुजरात और तमिलनाडु। किससे जुड़ा हुआ है? तो अंतरिक्ष विभाग याद रखना है, यहाँ पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न है भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश की गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? 25 का उत्तर है इथियोपिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? 26 का उत्तर है डी राजस्थान, है ना। तो यहाँ पर कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIC, है ना। HPC दे देगा तो इसी में आपको घबराना नहीं है, सही उत्तर को समझ के टिक लगाना है। प्रश्न है कि बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। 27 का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। पहला है कि मेघालय के, है ना, उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ हुआ। कहाँ हुआ? तो याद रखना है मेघालय राज्य में। फिर है कि इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी की। नेक्स्ट है कि यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण है ना। इसे भी आपको याद रखना है, ये पहला संस्करण था। प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली, है ना। तो ये राष्ट्रमंडल का कौन सा खेल होगा? तो 22वीं आपको याद रखना है टेबल टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है ऑप्शन ए मेजर अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है मई 2026 में होने वाले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। कब किया गया था? तो 26 मई 2026 में। प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? उत्तर है ऑप्शन सी सियोल में। कहाँ किया गया? याद रखना है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से ऑप्शन गलत। तो 33 का उत्तर है ऑप्शन बी
कथन ए और कारण बी दोनों सही हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करती है। यानी कि इंडिविजुअली ये आपस में सत्य है, लेकिन दोनों घटनाएं अलग अलग है। पहला है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया, याद रखना है आदर्श शहर। फिर है सार्थक पीडीएस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप एमवी होंडियस पर हंता वायरस का संक्रमण फैला है। सामान्यतः इस वायरस का वाहक कौन होता है? उत्तर होगा ए चूहा। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अवैध बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? 35 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत ने स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है। अगला है कि भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी। अगला है सत्य कथन का चयन करें एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दें। 37 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन सत्य है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे 1857 की क्रांति के नायक वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण रायबरेली में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। तो इस तरह से 1, 2, 3 तीनों अपने आप में सत्य है। प्रश्न है आईएमएफ ने मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूपीआई, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण के लिए नए मानक अधिसूचित किए हैं? 39 का उत्तर है ऑप्शन सी, E22 से E30। प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो यहाँ पर कहता है कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, मूल रूप से सभी सत्य है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। तो पूछ देगा जल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, याद रखना है बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग पोर्टफोलियो लॉन्च करने वाला राज्य केरलम बन गया है। फिर है कि बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को फतह किया। प्रश्न है स्पेन के मैड्रिड में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड यानी कि यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया है? 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को। प्रश्न है कि यूनेस्को ने चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर यानी कि जीवित दीवार के रूप में किसे मान्यता दी है? उत्तर है ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ किला की दीवार। प्रश्न है भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? 43 का उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अगला है कि भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवाइट इंडिया नामक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट है चर्चा में रहा पंजथ नाग उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 45 का उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न है कि बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिजीत दीपके। प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। 47 का उत्तर है उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यहाँ पर पहला है कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की है, जिसका संबंध क्या है? तो आकाश गंगाओं का शहर से है। दूसरा है कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप जीन एडिटर प्लांट ओपन क्रिस्पर-1 यानी कि POC1 है। थर्ड है कि 22 मई 2026 को सामरिक बल कमान द्वारा पोखरण से सफल परीक्षण की
गई अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो मुख्य रूप से सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मापू गुब्बे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो 48 का उत्तर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को, है ना। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा? ये VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, आवारा कुत्ते। इस तरह से यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किया है। आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी सेक्शन से यानी कि अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इकोनॉमी से अक्सर 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से होता है। शुरुआत करते हैं पहले फैक्ट से। तो पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,588 रुपये यानी कि लगभग 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष यानी कि सरप्लस ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है। अगला है कि भारत और ओमान के बीच व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 से लागू हो गया, जिससे भारतीय कपड़ा, रत्न, आभूषण और कृषि उत्पादों को ओमान में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। तो कंट्री याद रखना है आपको, ओमान। इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है कि इस समझौते के तहत ओमान द्वारा भारत के 99.38% निर्यात को तत्काल शुल्क मुक्त प्रवेश किया गया है। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में कुल सकल GST राजस्व संग्रह 3.25 की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,94,184 करोड़ दर्ज किया गया है। तो एक तो आपको याद रखना है कि GST की वृद्धि दर क्या रहा? तो 3.2% रहा पिछले वर्ष की तुलना में। और कितना रिकवर किया गया GST के द्वारा? तो 1,94,184 करोड़ रुपये। इसी से जुड़ा हुआ है कि इसमें केंद्रीय GST यानी कि CGST 37,397 करोड़ और राज्य GST यानी कि SGST 45,143 करोड़ और एकीकृत GST यानी कि IGST 1,11,644 करोड़ रहा। अगर प्रश्न में पूछ दे इस सबसे अधिक GST का नाम क्या है, CGST है, IGST है या फिर SGST है, तो याद रखना है IGST। अगला प्रश्न है कि भारत का सी फूड यानी कि समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 73,890.46 करोड़ यानी कि कुल 19,72,018 मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें मूल्य के मामले में अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा, जबकि मात्रा के हिसाब से चीन सबसे बड़ा खरीदार बना। तो ये यहाँ पर सी फूड के बारे में जानकारी दी गई थी, यानी कि समुद्री जीव से जुड़े हुए मामला। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु व्यवधानों के समय बीजों की कमी से निपटने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज आरक्षण कोष स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर याद रखना है बीजों से संबंधित है ना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने सोने की बिक्री की अफवाहों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत का स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर पूरी तरह स्थिर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कितने टन भारत के पास स्वर्ण भंडार है, तो 880.52 टन। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के दिशा निर्देशों के अनुरूप और मुद्रास्फीति के अधिक सटीक आकलन के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी कि PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रणाली अपनाने का बड़ा निर्णय लिया है ना। ये भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक निर्णय है जो कि IMF के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इसके साथ ही सरकार ने WPI का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। यहाँ से प्रश्न 100% है कि पूछेगा ही पूछेगा, है ना। पुराना जो आधार वर्ष था 2011-12 उसे अब बदल कर 2022-23 कर दिया है।
क्या था वो? तो WPI था, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना इसी के आधार पर किया जाता था। फिर है कि भारत पे यस बैंक के साथ मिलकर भारत पे फ्लैक्स नाम की क्रेडिट ऑन UPI सुविधा शुरू की है। इसके जरिए ग्राहक बिना तुरंत बैंक बैलेंस के रोज़मर्रा के लेन देन, QR कोड, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। पूछ देगा रेपो रेट के बारे में, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 5.25%। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त कोष यानी कि 2026-27 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो 25-26 का डेटा आपको याद रखना है, 7.7%, और 2026-27 के लिए ये जो 6.9% था उससे घटाकर 6.6% कर दिया है। किसने किया है? तो RBI ने। चूँकि बहुत सारे संस्थानों के द्वारा डेटा जारी किया जाता है, IMF के द्वारा होता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके द्वारा भी होता है, भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पे RBI के द्वारा ये डेटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 प्रख्यापित किया है, जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि G-Secs में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs को कैपिटल गेंस टैक्स और ब्याज आय पर टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है, कैपिटल गेंस टैक्स और ब्याज आयकर टैक्स पर किसे छूट दी गई है? FDI रहेगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, FII पर टिक लगाना है। यहाँ पर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय एयरलाइनों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतों को स्थिर करने हेतु तेल विपणन कंपनियों यानी कि OMCs के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय समर्थन की मंजूरी दी है। तो याद रखना है कितने रुपए का समर्थन मिला है? 10,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE ने छोटे डिजिटल विक्रेताओं को शेयर बाजार के SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर याद रखना है इस पॉइंट को, प्रोजेक्ट शिखर किससे जुड़ा हुआ है? तो मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। अगला है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्ष के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना और विकास गति को बनाए रखने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC-PM की उच्च स्तरीय बैठक किस लिए किया? तो याद रखना है पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक संकट के संबंध में। अगला है कि केंद्र खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि के अंतर्गत देश में चालू सीजन में गेहूं की खरीद 17% बढ़कर 35 मिलियन टन पर पहुंच गई है, जिससे निर्धारित सीजनल लक्ष्य 2026-27 को पार कर लिया है। फिर है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य है अगले 6 वर्षों में देश भर में 33,660 करोड़ रुपये का कुल बजट के साथ 120 स्तरीय निवेश तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करना, है ना। तो याद रखना है पीयूष गोयल साहब भव्य योजना से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है कि भारत औद्योगिक विकास योजना। अगला है कि यूरोपीय संघ EU ने सितंबर 2026 के बाद भी भारत के एक्वाकल्चर उत्पादों, शहद, अंडों और पशु अंगों के निर्यात को मंजूरी दी है ना। EU से जुड़ा हुआ ये फैक्ट है। यह निर्णय भारत के कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र लगभग $1.59 अरब के लिए एक बड़ी राहत है, जो सख्त रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR नियमों के कारण बाधित हो सकता था। यानी कि किसी रूप से रोग का बहाना करके EU जो है ऐसे निर्णयों पर अंकुश लगा देता है, यानी कि एक्सपोर्ट पर अंकुश लगा देता है, जो कि इस बार वैसा नहीं किया गया।
अगला है कि सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए PLI योजना यानी कि तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी प्रदान की है, जिससे लगभग 12,822 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। कितने का निवेश होगा? तो 12,822 करोड़ का। किससे जुड़ा हुआ है? तो कपड़ा क्षेत्र से। अगला है कि विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के लिए RBI ने FCNRB जमा और बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी कि ECBs के लिए द्विन यानी USD INR फॉरेक्स स्वैप सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने नई VBG रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692.31 करोड़ का अंतरिम फंड आवंटित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को क्रमशः सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई। ये VBI फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। एक तो है कि VB रामजी योजना क्या है? तो विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना है, यानी कि नरेगा का नाम बदला गया है। फिर है इसके लिए कितने करोड़ रुपया का बजट है? तो 95,692.31 करोड़ रुपये का, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश को मिलेगा और नेक्स्ट में पश्चिम बंगाल को मिलेगा धनराशि। अगला है कि भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह संचालन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ को जेड ने अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ $7 करोड़ लगभग 666 करोड़ का 10 वर्षीय अनुबंध करके दक्षिणी अमेरिकी समुद्री रसद बाजार में अपना पहला कदम रखा है। तो याद रखना है, अर्जेंटीना के साथ अडानी ग्रुप का टाई अप हुआ है। फैक्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया। पूर्वोत्तर के फैक्ट में मैंने चर्चा किया था कि हर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका अपना अपना डेटा होता है, अपना अपना रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान लगाया है 2026-27 के लिए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। आज के क्लास का ये अंतिम पेज है, इसे ध्यानपूर्वक देख लें। याद रखें, ये सभी फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके पीछे बिल्कुल ना करें। तो पहला है कि विश्व बैंक और स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CPPI में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया है। यानी कि ये जो समुद्र के द्वारा जो माल आता है उसी से संबंधित फैक्ट है। तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर विश्व बैंक और S&P के द्वारा यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया है। नेक्स्ट है कि सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दिया है। ये भी VBI क्वेश्चन है, चूँकि ये मामला हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट यूपी ने रणनीतिक साझेदारी की है। फैक्ट है कि श्रीलंका ने वर्ष 2030 तक $36 अरब के निर्यात लक्ष्य के साथ नई 5 वर्षीय निर्यात रणनीति राष्ट्रीय निर्यात विकास योजना यानी कि NEDP 2026-30 का अनावरण किया है। फैक्ट है, मिर्च की LCA 625 और LCA 643 किस्मों को क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र RHRS लाम फार्म गुंटूर आंध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर मिर्च की ये किस्में हैं, याद रखना है, ऑप्शन में दे देगा LCA 625 और LCA 643 जो है ये बैंगन की किस्में हैं, मिर्च की किस्में हैं, अंगूर की किस्में हैं या धान की किस्में हैं। तो इस पर टिक लगाना है, ये मिर्च की किस्म है। प्रश्न है कि फैक्ट है कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आधिकारिक तौर पर 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है ना। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कैसी कंपनी बनी है? तो नवरत्न कंपनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया जैसे संकट से निपटने हेतु व्यवसायों के लिए तरलता को बढ़ावा देने हेतु आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 ECLGS 5.0 को मंजूरी दी है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है ने सोने के बाजार को आधुनिक एवं औपचारिक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी कि EGR लॉन्च की है। इस व्यापार तंत्र के तहत भौतिकी सोने के सेबी द्वारा मान्यता स्टोर में रखा जाता है, यानी मान्यता प्राप्त स्टोर में रखा जाता है।
नेक्स्ट फैक्ट है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP को 365 रुपये प्रति क्विंटल देने की मंजूरी दी है। तो इसे आपको याद रखना है, 365 रुपीज़ पर क्विंटल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHGs को सशक्त बनाने हेतु एक विशेष बचत खाता शुरू किया है। इसके तहत क्या है, तो न्यूनतम शेष राशि एवं प्रारंभिक अंशदान की अनिवार्यता को समाप्त कर इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर फैक्ट बनेगा, अधिकतम सीमा याद रखना है 2 लाख रुपए, है ना। किससे जुड़ा हुआ है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संबंध में है, स्वयं सहायता ग्रुप के लिए। फैक्ट है कि सेबी के देशव्यापी निवेशक जागरूकता अभियान मिशन जागरूक का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया। क्वेश्चन में पूछ देगा, मिशन जागरूक किसके द्वारा जारी किया गया, RBI के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, सेबी के द्वारा या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। याद रखना है, मिशन जागरूक शुरू किया गया है सेबी के द्वारा। फिर है कि सेबी ने पर्व यानी कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पर्व का फुल फॉर्म क्या है, तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की शुरुआत बाजार मध्यस्थों के दावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की है। इसका पूर्ण संचालन 4 मई 2026 से आरंभ हुआ है। अगला है कि गरुड़ा यानी कि ग्रीन चैनल AIF रोल आउट ओपन डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेजमेंट पहल का प्रस्ताव सेबी द्वारा रखा गया है। ये भी है सेबी से जुड़ा हुआ, जिसका उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी एवं देश में बढ़ते वैकल्पिक निवेश कोष क्षेत्र में सुधार कर पूंजी के प्रवाह को तेज और सरल बनाना। तो यहाँ पर जब भी सेबी वगैरह आ जाए तो याद रखना ये सभी जुड़ा हुआ होता है मुख्य रूप से व्यापार से ही। नेक्स्ट फैक्ट है कि वित्त मंत्रालय की मई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के प्रतिशत -2.4% के रूप में सबसे अधिक राजस्व घाटे वाला राज्य है। पूछ देगा सबसे अधिक राजस्व घाटे वाले राज्य, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद पंजाब का स्थान आता है -2.2% और फिर केरल का नाम आता है -2.1% का स्थान, जो उच्च बकाया देनदारियों के कारण राजकोषीय दबाव में है। नेक्स्ट है कि असम बक्सा शहद निर्यात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP पहल के तहत APEDA ने 9 मई 2026 को असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन प्रीमियम लगभग ऑर्गेनिक शहद की पहली निर्यात खेप भेजने में सफलतापूर्वक मदद की है ना। तो याद रखना है असम राज्य। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को शिक्षित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और संतुलित उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय व्यापी खेत बचाओ अभियान की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट है कि भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा गुवाहाटी असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि मई में वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। याद रखना है वेनेजुएला। इस कदम से वेनेजुएला ने अमेरिका और सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है ना। तो वेनेजुएला ने किसे पीछे छोड़ा है, तो अमेरिका और सऊदी अरब को। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट फैक्ट है जापान ने भारतीय उपचार केंद्रों में विष संक्रमण और वाष्प ताप उपचार मानकों में कमियां पाए जाने के कारण 2026 के आम सीजन के लिए भारत के ताज़े आमों की आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने प्रतिबंध लगाया है आम के आयात पर, तो जापान ने। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिसूचित किया है। किस क्षेत्र में 100% FDI होगा, तो बीमा क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित दशेला में मधुर डेयरी यूनिट 2 के आधुनिक स्वचालित ऑटोमेटिक दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ में बनी इस यूनिट में प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की क्षमता है। तो याद रखना है इस कंपनी का नाम क्या है, तो मधुर डेयरी। कहाँ पर है, तो गुजरात के गांधीनगर में।
अगला है कि भारत ने वर्ष 2035 तक 120 से 150 बिलियन डॉलर का घरेलू चिप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया है ना। ये क्या है, तो कंप्यूटिंग क्षेत्र से है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग और स्पिनिंग मिलों को राहत देने के लिए 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्कों से अस्थायी छूट प्रदान की है। अगला है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने अपने सफल 6 वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना के तहत अब देश भर में 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 1.12 करोड़ से ज़्यादा कोलेटरल फ्री यानी कि बिना गारंटी के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रुपये से अधिक है। तो कितने लोगों को दिया गया है, तो यहाँ पर फैक्ट ये बन के आएगा 1.12 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कोलेटरल फ्री यानी कि बिना गारंटी के ऋण वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल ऋण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड के अनुसार यानी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मई महीने में भारतीय शेयर बाजारों से कुल 32,963 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। यानी कि यहाँ के जो शेयर बाज़ार में बाहर से निवेशक ने पैसा जमा किया था, वो पैसा क्या किया, वो निकाल लिया है। कितने रुपए निकाला है, तो 32,663 करोड़ रुपए। जब भी इकॉनमी में उठापटक होता है तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात सर्वकालिक उच्च स्तर 863.11 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद यह आंकड़ा पिछले वर्ष 825.26 अरब डॉलर से 4.59% अधिक है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 4.59% अधिक है। किसके बारे में बोल रहा है, वस्तु और सेवा निर्यात के मामले में। अगला है कि केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन के लिए धान सहित 14 प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि की है। धान सामान्य का नया MSP जो है वो 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है। इसे याद रखना है, धान के मामले में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 2,441 रुपये प्रति क्विंटल होगा, ये नया मान रखा गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को SHG बैंक बैलेंस 2024-25 के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। किसे दिया है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये पुरस्कार दिया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। नेक्स्ट है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है कि PLFS की वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है, जिसके तहत LFPR यानी कि श्रम बल भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है अंग्रेजी में, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल LFPR 59.3% रहा। फिर है पुरुषों की भागीदारी रहा 79.1%, महिलाओं की भागीदारी 40.0% और कुल बेरोजगारी 3.1% रही, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी 2.4% एवं 4.8% रही। तो ये भी आई है, इसे एक बार पुनः पॉज करके देख लें। तो यहाँ पर हम लोग इस फैक्ट को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, साथ ही साथ जो रिमेनिंग है महत्वपूर्ण फैक्ट इकोनॉमी से उसे भी कवर करेंगे। तो ये था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। कृपया आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।